गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक का सब्जेक्ट है आपका। और हाइड्रोलिक न्यूमेटिक में हमने 4 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए हैं। आज ये हमारा चैप्टर नंबर 5 है और चैप्टर नंबर 5 स्टूडेंट 4 चैप्टर तक की आपको क्या है बच्चों PDF मिल गई होगी। बच्चों हम बात करें तो आज हमारा क्या है बच्चों चैप्टर नंबर 5 है। इसको कहते हैं बच्चों हाइड्रोलिक सिस्टम, द्रवीय तंत्र कहा जाता है हाइड्रोलिक सिस्टम। तो बच्चों अभी तक हमने आपको जो पढ़ाया है तो आपको यहाँ तक का पता होगा कि वो हाइड्रोलिक होता क्या है। ठीक है, हाइड्रोलिक शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। हाइड्रोलिक मतलब होता है पानी से संबंधित होता है। ठीक है, और हम बात करें अगर बच्चों तो हाइड्रोलिक सिस्टम को 3 भागों में क्लासीफाई किया गया है। एक होता है बच्चों हाइड्रोलिक स्टैटिक, आपसे पूछेगा हाइड्रोलिक स्टैटिक। दूसरा होता है हाइड्रोकाइनेमेटिक्स और तीसरा होता है हाइड्रोडायनेमिक्स। इतनी बात समझ में आई कि हाइड्रोस्टैटिक, काइनेमेटिक्स और हाइड्रोडायनेमिक्स यानी द्रव स्थैतिकी, द्रव शुद्ध गतिकी और द्रव गतिकी की। बात करें बच्चों द्रव स्थैतिकी यानी हाइड्रोस्टैटिक्स की, तो जब हमारे पास कोई बच्चों तरल है ना, तरल है और वो क्या है रेस्ट कंडीशन में है। कैसा है, रेस्ट कंडीशन में है, बंद अवस्था में है, विराम अवस्था में है। तो ऐसी स्थिति में द्रव्य का अध्ययन क्या कहलाता है, हाइड्रोस्टैटिक्स कहलाता है। इतनी बात समझ में आई। आपसे पूछेगा हाइड्रोस्टैटिक्स में हम अध्ययन करते हैं किसका, तो जब हमारा द्रव्य विराम अवस्था में होता है। दूसरी बात करें बच्चों कि हाइड्रोकाइनेमेटिक्स की, जब बच्चों हमारा द्रव्य कोई क्या हो गति कर रहा हो। क्या हो रहा है बच्चों, द्रव्य हमारा क्या करे फ्लो हो रहा हो, कहीं पाइप में फ्लो हो रहा है या नहर में फ्लो हो रहा है। अगर द्रव्य हमारा गति करे और उस पर बल भी कार्य कर रहा हो, लेकिन हम बल जो लग रहा है उसको क्या करें बच्चों नगण्य कर दें या उसकी गणना हम क्या करें बच्चों नहीं करें। किसको नगण्य कर रहे हैं, बल को। बल हमारा जो द्रव्य हमारा फ्लो हो रहा है उसको कैसा है गति अवस्था में है और उस पर बल भी लग रहा है, लेकिन बल के मान को अगर हम गणना ना करें, नगण्य कर दें और उसके गति की अवस्था का सिर्फ अध्ययन करें, तो ये क्या कहलाता है बच्चों द्रव्य की शुद्ध गतिकी कहलाता है। क्या कहलाता है, हाइड्रोकाइनेमेटिक्स। यहाँ तक बात समझ में आई। और अगर बच्चों हमारा कोई द्रव्य गति करे और गति करने के साथ साथ हम द्रव्य की गति और उस पर लगे हुए बल का भी अध्ययन करें, तो इस प्रकार का जो अध्ययन होता है उसको क्या कहते हैं बच्चों द्रव्य गतिकी यानी हाइड्रोडायनेमिक्स। इतनी बात आपको समझ में आ गई। हम आशा करते हैं कि आप हमारे द्वारा बताए गए वीडियो को देखते होंगे और जो भी कुछ बताया जाता है उसको समझने का प्रयास करते होंगे। ये जो चार्ट बना है बच्चों, ये चार्ट आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पर्पज से। क्यों, क्योंकि आपसे सिस्टम का नाम लिख देगा और आपसे पूछेगा कि ये सिस्टम किस पर आधारित है, एक हाइड्रोलिक पर आधारित है या फिर न्यूमेटिक पर आधारित है। जैसे हम आपने सुना होगा बच्चों कि एक्जावेटर यानी जो अर्थ मूविंग मशीन होती हैं, है ना, अर्थ मूविंग मशीन या हमारे जो पृथ्वी है उस पर खुदाई हमें करना है, तो वो सब जो मशीनें होती हैं वो किस सिद्धांत पर कार्य करती हैं बच्चों, हाइड्रोलिक सिद्धांत पर। किस पर कार्य करती हैं, हाइड्रोलिक सिद्धांत पर। जो हमारे क्रेन होती हैं, है ना, जो क्रेन हो गई या नाव वगैरह हो गई, ये किस पे काम करती हैं बच्चों, हाइड्रोलिक सिस्टम पर। जो हमारे पास रैम होंगे, जैसे आपने देखा होगा JCB में हमारे जो रॉड होते हैं बड़े बड़े, वो किन पर सिद्धांत पर काम करते हैं बच्चों, वो काम करते हैं हाइड्रोलिक रैम पर। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। हम बात करें बच्चों जो एरोप्लेन में कंट्रोल सिस्टम होता है वो किस पर आधारित होता है, हाइड्रोलिक सिस्टम पर। ऑटोमेटिक जो प्रोडक्शन लाइन होती है वो किस पर निर्भर करती है बच्चों, हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक पर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा ऑटोमेटिक प्रोडक्शन लाइन डिपेंड करती है हाइड्रोलिक न्यूमेटिक या हाइड्रोलिक न्यूमेटिक बोथ या नन ऑफ दीज। तो आपको किस पे लगाना है, हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक बोथ पे टिक लगाना है। हम बात करें बच्चों मशीन टूल की, तो मशीन टूल किस पर आधारित होता है, हमारे हाइड्रोलिक सिस्टम पर। ऑटोमेटिक असेंबली लाइन और रोबोट ये किस पे आधारित होते हैं बच्चों, न्यूमेटिक पे। जबकि मशीन टूल किस पर आधारित होता है, हाइड्रोलिक सिस्टम पर। तो आप ये बात याद रखिएगा, आपसे अगर कोई पूछता है कि किस प्रकार की डिवाइस का उपयोग किस प्रकार किया जाता है, इसी आधार पर हमें बताना होगा। ये चैप्टर वैसे तो थ्योरी की जब हमारे पास लिखित में आता था तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा जोर देना पड़ता था, लेकिन जब से ये ऑब्जेक्टिव में क्रिएट हुआ है ये चैप्टर,
तो हमें यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ध्यान रखने हैं कि कौन सा सिस्टम किस प्रकार का वर्क करता है और किस सिद्धांत पर कार्य करता है। हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे बढ़ें तो हमारे पास एक होता है बच्चों कि द्रवीय तेल यानी हाइड्रोलिक सिस्टम जो है उसका जो सिस्टम है किस पर आधारित होता है। तो इसमें आपको पता है कि जब हमारा हाइड्रोलिक मोशन करता है तो बल लगता है और क्या लगता है, हाइड्रोलिक यानी तरल की गति होती है। तो जो हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम होता है वो किस पे डिपेंड करता है बच्चों, हाइड्रोडायनेमिक्स पर। किस पर डिपेंड करता है, हाइड्रोडायनेमिक्स पर। इसमें क्या करते हैं, हाइड्रोडायनेमिक सिस्टम में हम एक द्रवीय तेल का उपयोग करते हैं और इस द्रवीय तेल के दाब ऊर्जा तथा उसके कारण, उस दाब ऊर्जा के कारण उस पर जो बल आरोपित होता है उसका उपयोग करते हैं। हमने आपको हाइड्रोलिक सिस्टम के बारे में पूरा बता दिया है कि कितने प्रकार के सिस्टम होते हैं। आपने बच्चों सुना होगा, आपने हाइड्रोलिक प्रेस का नाम सुना होगा। किसका नाम सुना होगा, हाइड्रोलिक प्रेस का। हाइड्रोलिक प्रेस होता क्या है बच्चों, इसमें जब किसी द्रवीय तरल यानी हाइड्रोलिक लिक्विड की सहायता से किसी भारी वस्तु को उठाना हो तो हम क्या करते हैं बच्चों, द्रवीय प्रेस यानी हाइड्रोलिक प्रेस का उपयोग करते हैं। इसमें होता क्या है बच्चों, एक साइड हमारा, इसमें होता क्या है, एक साइड हमारा क्या होता है, दो टैंक होते हैं। एक तरफ हमारा क्या होता है, एक तरफ हमारे पास सिस्टम होता है जहाँ पर लोड रखा होता है, और दूसरी प्रकार का जो सिस्टम होता है, हम बात करें दूसरी प्रकार का जो सिस्टम होता है, यहाँ पर एक सिलेंडर की नुमा संरचना होती है। ये आपस में किससे कनेक्ट होते हैं बच्चों, लिक्विड से। जब यहाँ पर फोर्स लगाया जाएगा तो ये क्या करेगा, द्रव्य फोर्स लगाएगा। पास्कल के नियम के अनुसार ये द्रव्य एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे और इसके जहाँ पर भार रखा है इसके प्लंजर पर क्या होगा, एक समान द्रवीय बल कार्य करने लगेगा, जिससे हमारी वस्तु क्या हो जाएगी, उठ जाएगी। तो आपसे पूछेगा कि हाइड्रोलिक प्रेस का उपयोग क्या कहाँ किया जाता है, भारी वस्तुओं को उठाने में करते हैं। यहाँ तक की बात समझ में आई। अब देखो बच्चों, बात करें तो ये कोई बच्चों क्या है, W क्या है, जिस भार को हमने उठाया था। F क्या है, जो फोर्स हम लगा रहे थे। कैपिटल A क्या है, जहाँ पर भार था, जिस प्लेटफॉर्म पर रखा था उसका एरिया है। और स्मॉल a क्या है, जहाँ पर हमने फोर्स लगाया था उस छोटे वाले हिस्से का क्षेत्रफल। ठीक है, तो आपसे हो सकता है ये फार्मूले आपसे पूछ ले कि हाइड्रोलिक प्रेस के केस में फार्मूला बताइए। ठीक है, आपसे एक पूछता है बच्चों कि हाइड्रोलिक प्रेस के केस में जो फोर्स लगाते हैं, यानी जो फोर्स हम लगाएंगे और जो लीवर की लेंथ होगी, मतलब अगर हम बात करें कि हमारे पास अगर एक सिस्टम ऐसा हो कि यहाँ पर हमारे पास क्या हो बच्चों, पिन ज्वाइंट हो। आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पर एक फोर्स जो हम F लगा रहे थे वो हो, और एक क्या है बच्चों, यहाँ पर एक, यहाँ पर आपको W दिया हो। तो यहाँ हम जब फोर्स उठाएंगे तभी क्या होगा बच्चों, ये ऊपर उठेगा। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। और ये L और स्मॉल l क्या है, स्मॉल l क्या है, यहाँ तक की लेंथ, और कैपिटल L क्या है, जहाँ पर वेट हमारा काम कर रहा है। उसके आधार पर ये फार्मूला आपको पढ़ना होगा। ठीक है, अब हम बात करें कि हाइड्रोलिक प्रेस का अगर आपसे फार्मूला पूछे तो हाइड्रोलिक प्रेस के फार्मूला क्या होता है बच्चों, हमारे पास ये होता है कि उठाया गया भार किसके बराबर होगा, वो हमारा जो हाइड्रोलिक प्रेस है उसकी इफिशियंसी के, और प्लस जो ये कैपिटल P लिखा है ये हमारा जो लीवर पर फोर्स लग रहा था, जो इधर हमारा कैपिटल W लग रहा था उस पर डिपेंड करता है। और साथ ही साथ जो हमारा कैपिटल A से क्या आया था बच्चों, कैपिटल D आया था, और स्मॉल d से क्या आया, स्मॉल d किससे आया था, स्मॉल a से आया था। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। हम बात करें बच्चों, हाँ आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हाइड्रोलिक प्रेस की इफिशियंसी कितनी होती है, तो 80 से 85% होती है इसकी इफिशियंसी। इफिशियंसी याद करिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन सकता है यहाँ से। अब हम बात करें बच्चों हाइड्रोलिक जैक की, कि हाइड्रोलिक जैक हमारे क्या होते हैं। देखो बच्चों, हाइड्रोलिक जैक, जैसे आपने देखा होगा कि आपकी गाड़ी कभी ख़राब हो जाती है तो हम क्या करते हैं बच्चों, जैक का उपयोग करके गाड़ी के पहिए को क्या करते हैं, ऊपर से उठा के पहिए को चेंज कर दिया जाता है। सेम टू सेम हाइड्रोलिक जैक भी उसी पर कार्य करता है। अब हम बात करें बच्चों, तो यहाँ पर एक हमारे पास व्यवस्था होती है लीवर और प्लंजर, यानी जो हम पिछला सिस्टम बताए थे सेम टू सेम ऐसा होता है। यहाँ M क्या है, M को आपको देखना होगा लीवर का विस्थापन और प्लंजर के विस्थापन के बराबर होता है। अब हम बात करें बच्चों कि हम आगे पढ़ना चाहें
तो हाइड्रोलिक जैक को अगर हम बताएं तो हाइड्रोलिक जैक जो होता है बच्चों, उसका जो यांत्रिक लाभ होता है यानी मैकेनिकल प्रॉफिट बोल सकते हैं इसे। तो यांत्रिक लाभ जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है बच्चों? हमारे पास जो दोनों प्लंजर होते हैं उनके क्षेत्रफल पर, और साथ ही साथ एम पर डिपेंड करता है। एम का मान क्या होता है बच्चों? अभी हमने लीवर सिस्टम आपको समझाया था, लीवर और प्लंजर सिस्टम सेम टू सेम लीवर और प्लंजर के विस्थापन के अनुपात के बराबर होता है। यहाँ से हम बात करें कि आपसे हाइड्रोलिक जैक की इफिशियंसी पूछता है और फार्मूला पूछता है, तो उठाया गया भार का फार्मूला ये होता है, और प्लंजर का जो जैक की इफिशियंसी होती है, दक्षता होती है, वो कितनी होती है बच्चों? 66 से 90% यानी 93% तक हो सकती है। और इससे उठाया गया भार का मान आपसे पूछ सकता है, भार का मान कितना होता है? 30 किलो न्यूटन से 1000 किलो न्यूटन तक हम हाइड्रोलिक जैक की सहायता से भार को उठा सकते हैं। हम बात करते हैं बच्चों, अगला हमारे पास जो है वो है हाइड्रोलिक रैम। क्या होता है हाइड्रोलिक रैम? तो हाइड्रोलिक रैम क्या होता है बच्चों कि रैम का उपयोग क्या किया जाता है, जैसे किसी पहाड़ों पर जैसे ऊंचाई है पर जल है, उनकी मात्रा है, ठीक है। अगर हम क्या करें कि हाइड्रोलिक, सबसे पहले याद रखिएगा कि वाइट हर्स्ट, क्या है? वाइट हर्स्ट ने इसकी खोज की थी। आपसे पूछेगा हाइड्रोलिक रैम की किसने खोज की थी, इसके बारे में आपको पता होगा। तो हम बात करें बच्चों कि हमारे पास अगर मान के चलो कि बहुत ऊंचाई पर कोई फ्लूइड है, और फ्लूइड का उपयोग हम क्या करें बच्चों? सिर्फ हम इसको क्या करें? रैम, यानी हमें क्या करना है बच्चों? इस जो हाइड्रोलिक ऊंचाई पर जो हमारे पास फ्लूइड पड़ा है, हमारे पास जो भी हमारे पास फ्लूइड है, अगर हमें उसे कुछ ऊंचाई तक पहुंचाना है तो वहां पर हम क्या करते हैं बच्चों? हाइड्रोलिक रैम का उपयोग करते हैं। इतनी बात समझ में आई? हाइड्रोलिक रैम की आपसे इफिशियंसी बोलता है, तो इसकी इफिशियंसी बच्चों 20 से 75% तक होती है। हम बात करें कि इसके लिए जो हाइड्रोलिक रैम के द्वारा उठाई गई जो जल की मात्रा होती है वो कितनी होती है बच्चों? Q बराबर कैपिटल H प्लस Q अपॉन 2H। हम आपको समझाएंगे कैपिटल H क्या है, कैपिटल Q क्या है। इसमें देखो कैपिटल Q क्या है बच्चों? जो हमने पानी यानी जो हाइड्रोलिक की हमने ऊंचाई तक चढ़ाया, उसकी का कितना आयतन है या उसकी कितनी मात्रा है, वो Q होती है। कैपिटल Q क्या है? हमारे पास सोर्स में अवेलेबल हाइड्रोलिक का अमाउंट होता है Q। कैपिटल H क्या है? हमारे पास सोर्स पे यानी जो हमारे पास पहले से उपस्थित वाटर था या द्रव्य था, वो कितनी ऊंचाई पर रखा है, उसको क्या कहते हैं बच्चों? कैपिटल H कहते हैं। स्मॉल h क्या है कि किस हाइट तक हमने फ्लूइड को क्या किया है बच्चों? भेजा है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं हाइड्रोलिक रैम की इफिशियंसी की। तो हाइड्रोलिक रैम की इफिशियंसी का फार्मूला क्या होता है? चढ़ाई गई मात्रा अपॉन में हमारे पास सोर्स पर कितनी मात्रा वाटर की अमाउंट अवेलेबल था। हमने कितना चढ़ाया बच्चों? कितना चढ़ाया? तो Q अमाउंट चढ़ाया, और किस हाइट तक चढ़ाया? स्मॉल h अपॉन कैपिटल H। स्मॉल h क्या है बच्चों? चढ़ाई गई हाइट, और कैपिटल H क्या है? जो हमारे पास अवेलेबल था सोर्स पर, किस ऊंचाई पर सोर्स का पानी अवेलेबल था। QH का मतलब ये हमारे पास इनपुट पर अवेलेबल था। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। हमारा जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वो है हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर, द्रवीय संचायक। हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर का मतलब क्या है कि जैसे आपने देखा होगा बच्चों कि हमारे पास कहीं कहीं पर क्या होते हैं बच्चों? बहुत सारे झटके हमें एहसास होते हैं। उन झटकों को कम करने के लिए हम अगर किसी भी हाइड्रोलिक सिस्टम का उपयोग करें तो उसे क्या कहा जाता है? हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर। हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर का उपयोग हम पावर सस्पेंशन के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? पावर सस्पेंशन सिस्टम के लिए करते हैं। पावर सस्पेंशन सिस्टम के लिए करते हैं। इसमें होता क्या है बच्चों कि जो भी हमारे पास जर्क आता है, जो भी झटका आता है, उसमें होता क्या है कि उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। जब ये काइनेटिक एनर्जी वाला जो भी झटका होता है वो द्रव्य पर जाता है, तो द्रव्य हमारा किस में था बच्चों? विरामावस्था में था। तो ये जो झटका होता है वो द्रव्य में एक समान रूप से प्रसारित हो जाता है।
जब ये एक समान रूप से प्रसारित हो जाएगा तो होगा क्या कि द्रव के जो पार्टिकल होंगे वो सारे डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे बच्चों, सेम हो जाएंगे, सभी दिशा में प्रेशर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और इस प्रकार झटके से हमारी वस्तु क्या हो जाएगी बच्चों, बच जाएगी। तो इसमें आपको ये याद रखना है सिर्फ कि हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर का उपयोग हम झटके कम करने के लिए करते हैं, झटके कम करने के लिए करते हैं। और दूसरा उपयोग इसका क्या है बच्चों, पावर सस्पेंशन सिस्टम में इसका उपयोग किया जाता है। तो बच्चों इस प्रकार हमने आपको ये जो चैप्टर था हाइड्रोलिक सिस्टम, इसके बारे में बताया है। कल हम आपसे बात करेंगे कि हमारे पास हाइड्रोलिक पंप वगैरह क्या होते हैं। हाइड्रोलिक पंप में जैसे रेसिप्रोकेटरी पंप क्या है, सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या है, किसका डिस्चार्ज कितना होता है। पहले ये सब चैप्टर जो बच्चों जब थ्योरी में आते थे तो इनकी महत्वता ज़्यादा होती थी, क्योंकि आपसे पूछता था कि सेंट्रीफ्यूगल पंप की क्या है हमारी वर्किंग बताइए, या हाइड्रोलिक प्रेस की वर्किंग बताइए, हाइड्रोलिक रैम की बताइए। लेकिन अब ऑब्जेक्टिव हो जाने की वजह से आपसे हमने जो पॉइंट आपको की पॉइंट बताए हैं उनको ही पढ़ना है, और उन्हीं में से ही क्वेश्चन आना फिक्स है आपका। ठीक है, तो बच्चों कल की क्लास जो होगी, कल का जो चैप्टर होगा हमारा चैप्टर नंबर 6 होगा। हमारे पास यहाँ पर 9 चैप्टर अवेलेबल हैं, चैप्टर नंबर 6 होगा। कल हम आपको चैप्टर नंबर 6 के बारे में बताएंगे। आज की क्लास आप देखते रहिए, पीडीएफ आपको 5 चैप्टर तक अवेलेबल है, और अगर किसी भी चैप्टर की पीडीएफ नहीं अवेलेबल है तो आप हमें बता सकते हैं। आज की क्लास के लिए स्टूडेंट थैंक यू।